फिर शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी रूम किचन बच्चे तक सीमित रह गई थी। मेरा पूरा लाइफ का मकसद ही चेंज हो गया। तो फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आप क्यों नहीं गए? बट कुछ भी मिसिंग नहीं लगता मुझे, यही मेरे को लगता है कि शायद यही मेरी मंजिल है। आपने अपने सपनों का गला घोंटा, तो आज इसकी कसक क्या होती है? क्लास 4 तक मैं आपको बताऊं तो क्लास 3 तक इनफैक्ट मैं बहुत डम थी। तो जब आपको आपके फ्रेंड्स अकेले छोड़ दिए, कितना फील क्या होता था आपको? कितना गुस्सा आता था, कितना खुद पे रोना आता था? आप जब कुछ गलत नहीं करो और आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो बहुत दुख होता है। हाँ। और बीच में एक बार थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि नहीं छोड़ दो रोटी। मैं नहीं, इतनी मेहनत की हूँ, मैं अभी रोटी तो नहीं छोड़ूंगी। उस प्रोजेक्ट की पिंक लाइन, जिसमें 15 ई ऑटो रिक्शा दिया था हमने। अच्छा। लेडीज़ को ट्रेनिंग करके। आप इसको कैसे देखते हो, आपके साथ जो डाउनफॉल हुआ? कि मेरे को लगता है अब जो भी होता है ना, बहुत अच्छे के लिए होता है। कि पूरे कोरोना काल में हम घर से जब निकल नहीं रहे थे लोग, हम घर में 50-50 लोगों का हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे मिलके पूरा खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अच्छा, बताते हैं कि आप बचपन में पैसे खर्च करने को लेकर के काफ़ी आप थोड़ा सा कहें तो कंजूस टाइप का आपका स्वभाव रहा। हाँ। लेकिन अचानक से अब आप नीडी लोगों के लिए अपने खजाने को खोल रखे हैं। तो वो हमारे पास आए थे, उनका आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो रहा था, पर अदर एक्सपेंसेस भी आप जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं। कि अब उनकी जॉब छूट गई, वो झाड़ू पोछा करती थी, तो उस बच्चे को हमने सपोर्ट किया था। किसी के जैसे बनने की कोशिश कभी मत करना, बल्कि बनो ऐसा कि लोग कहें मुझे बनना है आपके जैसा। जी हाँ, नमस्कार, मैं संदीप करिहार, बिंदास बोल स्टॉक से में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिलासपुर की एक ऐसी पहचान जिसने संघर्ष के साथ सफलता के इस ऐसे मुकाम को हासिल किया और आज बिलासपुर में एक नगर निगम की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर है, स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर है और अपने नाम से ही एक नए सवेरे की एक नई पहचान देने वाली एक ऐसी शख्सियत, बिलासपुर की पहचान पायल लाट जी। पायल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बिंदास बोल स्टॉक शो में। पायल जी, हम जानेंगे कि पायल बजाज जी से पायल लाट जी कैसे हुई और आपकी लाइफ जर्नी। बहुत इत्मीनान से आज हम लोग बातचीत आपके जीवन पर करेंगे। तो कैसे हुई शुरुआत आपकी? 2005 पहले पायल बजाज रही, फिर 2005 में मेरी शादी हुई और पायल बजाज से पायल लाट हो गई। सोशल वर्क तो मैं बचपन से, जैसे दादी के साथ, मम्मी के साथ हम अनाथ आश्रम जाया करते थे और फ्रेंड्स के साथ भी हम मेंटली रिटार्डेड एक वहाँ पे है मदर टेरेसा, वहाँ जाते थे। तो वो बट एक लिमिटेड उसमें था। फिर शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी रूम किचन बच्चे तक सीमित रह गई थी। उसके बाद 2018 में मेरी फ्रेंड का कॉल आया, सुमित गांधी है, कि पायल में फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है, तो मैं बीच बीच में एग्जीबिशंस लगाया करती थी। अच्छा। हाँ, क्लॉथ्स का। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। पर फिर उसका कॉल आया कि पायल, एक यहाँ पे रोटरी क्वींस का गठन हो रहा है और मुझे लगता है तुमको वहाँ ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे वहाँ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और अच्छा रहेगा। 14 में आया था कॉल? 2018 में। तो मैंने बोला ठीक है। 2018 में मैंने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद तो ज्वाइन करने के बाद मेरा मकसद ही चेंज हो गया। मैं जब जो लोगों के बीच में गई, जहाँ पे लोगों को भी मदद किया, तो इतनी ब्लेसिंग्स मिली और इतना कुछ कि वहाँ पे जाने के बाद मैं एग्जीबिशंस हार्डली, फिर उसके बाद मैंने एक ही बार लगाया। मेरा पूरा लाइफ का मकसद ही चेंज हो गया। मुझे इसमें ही अच्छा लगने लगा और मुझे लगा कि यही मेरी मंजिल है। तो यही मेरी मंजिल है, लेकिन कहते हैं जी कि अंत से ही आरंभ होता है। जी। ये जब आप शुरू किए, आप तो फैशन डिज़ाइनर है जैसे कि आप बताए अभी, जी। तो फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आप क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरी मम्मी थोड़ी सी पॉजिटिव थी, बहुत सारे केसेस हुए थे। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में MBA भी किया हुआ है। पुणे में मेरा लग भी गया था अच्छे कॉलेज में, IMT गाज़ियाबाद के वहाँ ब्रांच में। तो बट मम्मी को डर था, तो उन्होंने भेजा नहीं मुझे आगे। और उसके बाद फिर शादी हो गई। तो शादी के बाद एक लेडीज़ की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, जैसा आप भी जानते होंगे। तो अगर अपनी कोई ख्वाहिशें रहती है ना, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है।
वो पेशेंस मैंने भी रखा, हालांकि मैं मिस करती थी कि मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, बट मैं बच्चे उसमें भी खुश थी, पर कुछ ना कुछ अंदर मिसिंग था। बट जब ये मैंने रोटरी ज्वाइन की और जब इस सोशल वर्क में लग गई, तो मुझे फिर ना फैशन डिज़ाइनिंग का मुझे कुछ अधूरापन लगा, या ना जैसे मैं डांस करती थी तो उसमें कुछ भी, स्पोर्ट्स में मैं बहुत एक्टिव थी, मुझे लगता था मैं एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स वुमेन बनूंगी, बट कुछ भी मिसिंग नहीं लगता मुझे। यही मेरे को लगता है कि शायद यही मेरी मंजिल थी। तो यही आपकी मंजिल है। फिर मैं आपको वापस लेकर के चलता हूँ। आपके सपने फैशन डिज़ाइनिंग के थे, फैशन के आपने पढ़ाई भी करी, डिग्री भी आपने हासिल की जी। लेकिन मम्मी के कहने पर आपने अपनी थीम को ही चेंज कर दिया। तो क्या लगता है, आपने अपने सपनों का गला घोंटा, तो आज इसकी कसक क्या होती है? देखिए, एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि ना मैं शुरू से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती थी किसी चीज़ के लिए जी। जैसे स्पोर्ट्स में भी बताऊं, तो इसलिए मैं मम्मी को अब ब्लेम नहीं करूंगी। हो सकता है एक टाइम पे मैं ब्लेम करती जी। कि शायद मुझे ये करने नहीं मिला, कि मैं जो भी चीज़ करती थी ना, स्पोर्ट्स है वो, चाहे डांस हो या कुछ हो, मेरे को बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता था किसी से कम्पीट करने के लिए। जी। मैं एक दिन में डांस कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करती थी, फर्स्ट आ जाती थी। जी। मैं हॉकी ज्वाइन की, उसकी कैप्टन बन गई। तो ना मैं ऐसा लगता था मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बट मैंने अपना 100% उस टाइम पे, उससे मैं अक्ल नहीं थी, मस्ती में थे, तो थोड़ा मैं फन लविंग थी, बहुत नॉटी भी थी और बहुत मस्तीखोर थी। तो बोलते ना मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, वैसा वाला किस्सा था मेरे साथ। तो इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, और अब जाके मुझे लगता है कि ना जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप पहले बताएं कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, पापा क्या करते थे, फैमिली का क्या सीनियर था? मैं रायपुर से हूँ प्रॉपर, ब्रॉन एंड बॉटम। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, और पापा क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस रहा हमारा। जी जी। और स्टडी वगैरह कैसे की? स्टडी शिक्षा कहाँ हुई? स्टडीज़ पूरी मेरी रायपुर में ही हुई है कम्प्लीटली, और क्लास 4 तक मैं आपको बताऊँ तो क्लास 3 तक इनफैक्ट मैं बहुत डम थी, बहुत ज़्यादा डम थी। मैं ना किसी से बात नहीं करती थी, या ज़्यादा, या बहुत बोलो। मेरे पापा के साथ का एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दीदी और भाई, जो बड़े भाई थे, वो बहुत अच्छे होशियार थे पढ़ने में। तो क्या हुआ था कि जब मेरे को पापा लेके बैठे, तो बोले, जब छोटी सी थी मैं, वो पापा बोले कैपिटल ए लिख, फिर उसके बाद बोले छोटा ए लिख, स्मॉल ए ले, पहले बता दी थी कैपिटल और स्मॉल, तो मैं उसको साइज़ को और छोटा कर दी, फिर उसको तो पापा ने एक बस वो उस दिन फर्स्ट टाइम पापा ने मेरे को मारा था, कभी नहीं। पापा वैसे बहुत ज़्यादा, मैं बोलती हूँ ना कि इतने ज़्यादा दूरदर्शी थे, और इतने फ्री उस टाइम पे भी थे कि कभी उन्होंने कोई चीज़ के लिए रोक टोक करना या कुछ भी नहीं। तो बस मेरे को वो किस्सा पापा का बहुत हंसी आता है ना कि ए छोटा ए होता है अब समझ में आ गया है, पर वो मेरे को बहुत फ़नी मोमेंट था मेरी लाइफ का, जब हम अभी डिस्कस करते हैं भाई बहन और हम लोग, तो बड़ा मज़ा आता है। तो कैसे है वो, अब क्या लगता है आपको? उसके बाद फिर 4th के बाद आपने फिर क्या किया? 4th के बाद में मेरी लाइफ में मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है पूनम, वो आई। हम दोनों का बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है हमारी लाइफ में। हमारा नाम पी से स्टार्ट होता है, हमारा बर्थडे भी दिसंबर में आता है दोनों का, और हम लोग की बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। हम लोग एजुकेशन में भी दोनों एक टक्कर के थे, स्पोर्ट्स में भी एक टक्कर, या वो फर्स्ट या मैं फर्स्ट, मतलब इस टाइप का, और एजुकेशन में भी 70s ऐसे परसेंटेज, तो हम लोग को आसपास ही रहता था। मुश्किल से 1-8% ऊपर नीचे होगा, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट सेकंड ऐसा चलता रहता था। तो वो आई जब हम लोग का, तो एक जैसे हम जब मिले ना, तब मैं थोड़ा सा फ्री हुई खुल के, और जब मैंने स्कूल चेंज किया, वहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन मिला मुझे कि मैं डांस में फ़र्स्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया, उस समय मैं सेकंड आई थी। तब से सब इतना प्रेज़ किए, आके सब फ्रेंड्स बने मेरे कि अरे आपसे फ्रेंडशिप करना है, तब थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हुआ बोलना चाहिए। तो फिर आप दोनों, आपको एक सहेली ऐसी मिल गई जो आपकी एकदम खास हो गई, और बहुत कुछ मिलता जुलता था आपको उससे। लेकिन स्कूल का माहौल और बोर्डिंग के माहौल क्या हुआ करते थे? ये 4th के पहले का आपको बताती हूँ। मैं बहुत ज़िद्दी भी थी, जब मैं डम थी तब मैं ज़िद्दी भी बहुत थी। तो क्लास 2 में जब मैं थी, मेरे को जो याद है, मेरी बुआ मुझे आके बताई थी
कि भारत माता स्कूल है, वहाँ पे ना हॉस्टल में बच्चों को ना चॉकलेट्स देते हैं, ये देते हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने मन में बैठा ली थी और इतना ज़िद की मैं अपने घर में, क्लास 1 की बात है पहले ये, तो कि मुझे यहाँ पे ही हॉस्टल में ही रहना है। और मम्मी लोगों को था नहीं कि इसको भेजने की ज़रूरत है हॉस्टल जी। तो मैं बोली कि मैं पूरा पेपर छोड़ के आ जाऊँगी। और वाकई मैंने पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ के आ गया। मैं तो क्लास 1 की बात बता रही हूँ। तो हार के मेरे पापा ने फिर मेरा एडमिशन कराया भारत माता। 1 साल मैं वहाँ रही, उसके बाद फिर वापस लिया। फिर समझ में आ गया कि घर ही सबसे बेस्ट होता है। हाँ, बताते हैं आप लोग टीचर्स के बहुत ख़ास लोग हुआ करते थे, तो ख़ास होने के साथ साथ माइनस क्या होता था फ्रेंड्स में आप लोगों के बीच? देखिए, जब आप किसी के खास होंगे तो आप हर किसी को तो खुश नहीं रख सकते। हो सकता है आपको कोई और नाराज़ भी होंगे जो खास नहीं होंगे। तो ऐसा था कि थे कुछ लोग कि उनको लगता था कि देखो हर चीज़ में इन्हीं को पूछा जा रहा है, तो होता था कई बार नोक-झोंक। और आपको बाइकआउट भी कर दिए थे क्या? वो कहानी ऐसा क्या आपने कर दिया, आपके फ्रेंड्स लोग आपको बाइकआउट कर दिए? ऐसा था कि जब मैं क्लास 10th में थी तो हमारे यहाँ मतलब रायपुर सेंटर हुआ करता था, तो बहुत रिलेटिव्स आते थे और 10th बोर्ड होता है। तो मैंने मम्मी से ज़िद की थी कि मम्मा 1-2 महीना या थोड़े दिन मेरे को हॉस्टल जाने दो ताकि मेरा पढ़ाई हो पाए। तो जब गणेश चतुर्थी का टाइम था, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो डांस कंपटीशन था, तो उनको लग रहा था कि जो प्रिपेयर करके आए थे कि हम फर्स्ट आएंगे, और उनको पता था कि कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ। तो जो टेप मिला था ना प्रिपरेशन के लिए, तो लोग मुझे वो रिहर्सल के लिए टेप नहीं दे रहे थे तब। अच्छा, जो हाँ टेप भी देने से इनकार कर? टेप से इनकार। उन लोग ने एक लॉबी बना ली थी कि नहीं अब इसको नहीं करने देंगे प्रैक्टिस, क्योंकि ये रेगुलर हॉस्टलाइट नहीं है, ये अभी अभी ज्वाइन की है। तो फिर मैंने ठीक है। तो जब एक शशांक सर थे हमारे मैथ्स टीचर, उनकी मैं बहुत फेवरेट थी। उनको पता चला, मैंने नहीं बताया, तो उन्होंने अपना पर्सनल टेप मुझे दिया कि तुम ये रखो और आधी घंटा इसमें प्रैक्टिस करना, उसके बाद मुझे रिटर्न करना। तो वैसे ही मैंने किया, हाफ एन आवर प्रैक्टिस किया, जैसे भी अरेंज किया सॉन्ग एंड ऑल, और फिर मैं फर्स्ट आ गई। तो जब आपको आपके फ्रेंड्स अकेले छोड़ दिए, कितना फील क्या होता था आपको? कितना गुस्सा आता था, कितना खुद पे रोना आता था क्या? बहुत बहुत ख़राब लगता था, बहुत फील होता था कि मतलब किस लिए मैंने मतलब किया क्या है। अगर आप कुछ गलती करो और उस चीज़ के लिए आपको पनिशमेंट मिले ना, तो एक बार आप वो चीज़ आप समझ सकते हैं, बट आप जब कुछ गलत नहीं करो और आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। हालांकि शादी के बाद जब वो फ्रेंड मुझे मिली ना, तो उस चीज़ के लिए उसने अपोलोजाइज़ किया मुझसे कि बचपन था, ठीक है, हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइए, आप इन सब चीज़ों के बाद में आप सोशल वर्क की तरफ आपने रुख किया जी। क्या था सोशल वर्क और कैसे आपने उसको स्टार्ट किया था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 जनवरी में मैंने रोटरी क्वींस ज्वाइन किया। उसके बाद मैं वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हो गई। मुझे अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था कि लोगों की हेल्प, मेरे को भगवान ने इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकी हूँ। तो जो मुझे असाइन किया जाता था काम, तो मैं अपना पूरा 100% दे के डेडिकेशन से करती थी। तो उसी साल मुझे फिर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अच्छा, बिलासपुर के रोटरी क्वींस में? में भी तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं मैडम। हाँ है ना, 6 हैं टोटल यहाँ पे रोटरी के, तो अलग अलग हैं, पर रोटरी क्वींस उस समय ही 2018 में ही फॉर्म हुआ था। अच्छा, तो क्या हुआ जब मीटिंग में आपको आने के लिए आपकी कोई फ्रेंड है, उन्होंने फ़ोन किया कि पायल तुम इसमें ज्वाइन कर सकती हो, तो फिर क्या निर्णय लिया आपने, क्या डिसीजन लिया? मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 13 साल हो चुके थे शादी को और काफ़ी लंबा टाइम था कि मैं कुछ कर नहीं रही थी क्रिएटिव। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, अपने हस्बैंड से परमिशन ली, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर लो, तो वो तब ज्वाइन मैंने किया उसको। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्या नाम उनका है, और वो कितना सपोर्ट करते हैं आपके डिसीजन को लेकर? मेरे हस्बैंड शब्द प्रकाश लाट हैं और वो ऑटोमोबाइल्स का ही बिज़नेस है उनका। और इनिशियली तो देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि जब मैं प्रेसिडेंट बनी तब उस समय, क्योंकि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, तो जब आप 24/7 अवेलेबल हो, उसके बाद अचानक से आप अगर थोड़ा सा आपका कम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है। बट धीरे धीरे जब मैंने उनको समझाया कि 1 साल की मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, तो वो समझे। हाँ, तो उस चीज़ को समझे वो भी। और बीच में एक बार थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि नहीं छोड़ दो रोटरी, मैं नहीं इतनी मेहनत की हूँ मैं, अभी रोटरी तो नहीं छोड़ूंगी।
तो एनी हाउ कन्विंस किया मैंने उनको। तो आप जब रोटरी क्वींस बनी यहाँ पर प्रेसिडेंट, जी, आपने क्या क्या काम किया, कैसे आप लोगों के जहन में आने लगे ये सोशल वर्कर है, इस समाज में अच्छा काम कर रही हैं? जब रोटरी क्वींस में फर्स्ट ईयर में ही मैं उस समय चेयरपर्सन थी उस प्रोजेक्ट की, पिंक लाइन, जिसमें 15 ई ऑटो रिक्शा दिया था हमने अच्छा। लेडीज़ को ट्रेनिंग करके। तो रोटरी काफ़ी हद तक रोटरी क्वींस फेमस हो चुकी थी अपने कार्यों के लिए। तो लोग खुद ही अप्रोच करते थे, जैसे जो भी प्रेसिडेंट बनता था, कि मैडम ये हेल्प चाहिए। तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी करी कछार से, तो हमने 30 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर वो पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हाँ सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा सेटअप करके दिया था उनको। और इस तरीके से हमने बहुत सारे काम किए थे। उम्र 55 की दिल बचपन का एक हमने किया था, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। जिसमें हम वृद्धाश्रम के जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, कहीं ना कहीं उदास हैं कि उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया है, उनका प्लस जो स्पेशल किड्स हैं, दिव्यांग बच्चे, उन दोनों का एक फ़ैशन शो अरेंज किया था। अच्छा। जिसमें उनको अपने पोता पोती दिखें, तो दोनों का कंबाइन करके हमने इसको किया था। तो क्या रिस्पांस रहा, कितना टफ रहा? उस वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग 55 की उम्र के थे जी। और आपने बचपन उनका याद दिलाया, क्या रहा, कितना खुशी मिली? इनिशियली तो बहुत टफ था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने ये प्रपोज़ल मीटिंग में रखा था हमारे क्वींस में, तो लोगों को था नहीं यार ये क्या है, कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये इनिशियली मैंने रखा था, 6 महीने बीत गए, पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, बताइए, कि अगर मैं कुछ ठान लेती हूँ ना, तो मैं वो जब तक मैं कर नहीं लेती ना, वो मेरे जहन में अंदर चलता रहता कि ये हुआ नहीं। तो एक बार मैं खुद फिर वृद्धाश्रम गई वहाँ पे, और लकीली मुझे पता चला कि जो वहाँ के ट्रस्टी हैं वो सतीश शाह जी, वो रोटेरियन है। फिर मैंने उनका नंबर लिया, उनको कॉल किया, तो बोले ठीक है आप करिए। फिर भी चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हम वहाँ गए तो वो इतने डिप्रेस्ड रहते हैं कि मतलब वो ना आगे नहीं आ रहे थे, छोड़े हुए लोग हैं, हाँ, तो दुखी थे। तो फिर हमारे साथ एक आरजे संस्कृति थी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, हमने उनसे बातें की, तो उनको थोड़ा सा नॉर्मल लगा, हमसे बात करके अच्छा लगा। जब अपनी उन्होंने फीलिंग्स शेयर की, कोई एडवोकेट थे, कोई कुछ मतलब बहुत अच्छे पोस्ट में रहने के बाद, हाँ, तब फिर उन लोग ने धीरे धीरे फिर एक दादी जी हैं वो सामने आई। फिर ऐसे करते करते उनको देख के फिर बाकी लोग भी और इंस्पायर्ड हुए, और सब धीरे धीरे फिर हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो इसमें क्या रैंप वॉक वगैरह भी की चीज़ें कुछ हम पढ़ पा रहे थे, क्या था? हाँ जी, तो हम लोग ने ना कुछ उनको बहुत सारा टैलेंट, हिडन टैलेंट सबके अंदर रहता है, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो हमारी कोशिश थी कि उनको एक प्लेटफॉर्म दें, जो वो एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, एक डल सा एटमॉस्फेयर है, तो उनके लिए कुछ क्रिएटिव करें। तो हम लोग ने उनके लिए पूरी ड्रेसेस डिज़ाइन करवाए बाकायदा डिज़ाइनर से, उनकी पूरी प्रॉपर मेजरमेंट्स हुए, नए कपड़े लिए डिज़ाइन करवा के, तो लोग बहुत एक्साइटेड थे ना। अच्छा। अब जैसे कई लोग, एक थी पंजाबी दादी जी, वो सूट पहनती थी, बोले मैं मेरे लिए सूट बनवाना। तो लोग अपने अपने डिमांड्स भी बता रहे थे कि हमको ये तो चाहिए, मतलब रैंप वॉक पे हमको चलना है, तो हमको रैंप स्टाइल में ही चलना है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ उनका। तो फिर आपको क्या लगा, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपने डिसाइड क्या क्या किया था सबके लिए? मेरा तो मन था काफ़ी कुछ करने का, कि प्रॉपर इवनिंग गाउन, पर हर कोई उस लेवल में कंफर्ट नहीं होता है। तो कई जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हमने साड़ी में भी बहुत क्रिएटिविटी डाली, कि जैसे एक सिंपल साड़ी होती है, तो एक हमने उसमें फ्रिल्स डाले, कुछ ब्लाउज डिज़ाइनर बनाए, तो उनको भी पहन के फिर ग्लेयर्स उसमें ऐड किया कि इसमें थोड़ा सा लुक चेंज हो। प्रॉपर मेरी फ्रेंड है, ब्यूटिशियन है सुधा शर्मा, उसने बहुत सपोर्ट किया, उनका सबका मेकअप उन्होंने फ्री किया, और काफ़ी लोग ने बहुत सपोर्ट किया, तो उससे फिर ये बहुत अच्छा हुआ। और क्या क्या आपने अपने इस सोशल वर्क पर किया है? हम लोगों ने बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं, और बच्चों की एजुकेशन के लिए, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट में हमने कोटा में भी बहुत सारी महिला समूह हैं, जिनको वहाँ पे से हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि बेकिंग का, कुकिंग का कुछ करवाइए क्लासेस। तो हमने केक का और कुकीज़ का, जो कि उन लोग खुद मैन्युफैक्चर करके बना के सेल कर सकते हैं, तो उसके साथ में हमने उनको OTG भी दिया, आटा चक्की भी प्रोवाइड किया। अच्छा। और प्रॉपर ट्रेनिंग दी। मतलब जो नीडी हैं उनके लिए आप लोग ने? जी। अच्छा, एक
और मैं पढ़ रहा था आपका कुछ एनजीओ भी है, पायल एक नया सवेरा। जी। क्या है पायल एक नया सवेरा? और आपने जब इसकी शुरुआत की तो अपने ही नाम से आपने शुरुआत की? बैठिए। जी। बेसिकली क्या है, जब मैं रोटरी क्वींस में थी तो मैंने देखा कि लोग ना सिर्फ प्रेसिडेंटशिप के लिए आते हैं, काम करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, जो मैंने भी फेस किया था। और फिर उसके बाद जब रोटरी क्वींस में मेरे साथ हुआ था, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर मैंने एक क्राउन का गठन किया, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि कार्यकाल जो 1 महीने 1 साल का रहता है ना, लोग आते हैं कि नहीं हम हमेशा एक्टिव रहेंगे, पर अपने कार्यकाल के बाद ना लोग गायब हो जाते हैं। जबकि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होता है, आपको एज अ पास्ट प्रेसिडेंट ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको गाइड करें कि कैसे चलना चाहिए। बट एक प्रेसिडेंटशिप लेने के बाद ना लोग में थोड़ा सा ये आ जाता है, हम प्रेसिडेंट हैं, तो वो किसी की सुनना नहीं चाहते कि, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी अपना अच्छा काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो डिफरेंसेस के कारण जो काम रुकते हैं ना, तो रोटरी क्राउन तो है, उसके अलावा मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे एनजीओ का गठन करती हूँ जहाँ पे काम रुके मत, कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण या कोई भी रीज़न से। तो इसीलिए मैंने इसको अपने नाम से स्टार्ट किया, ताकि जिसको भी ज्वाइन करना है वो एज अ सोशल वर्क ज़रूर ज्वाइन करे, पर ये मत सोचे कि प्रेसिडेंट बन के बस हम करके फिर निकल जाएंगे। अच्छा, अपने से समय बस को ना काटे, हाँ, कुछ करके जाए। कुछ करके जाए। तो अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है पायल एक नया सवेरा को? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लोग फेसबुक के थ्रू हमको कई मेंबर्स मिले हैं, कई मतलब मैसेंजर में मैसेज करते हैं जिनके पास नंबर नहीं है कि मैम आपका ये एनजीओ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमको ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का है, रायपुर के मेंबर्स भी है, रायगढ़ के मेंबर्स भी है, और लोकल बिलासपुर के मेंबर्स भी हैं काफ़ी। हाँ। तो मैडम फिर आपको मैं रोटरी ले जाता हूँ। रोटरी से जब आप का एक जर्नी था, जब आपका टर्न ओवर एंड हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप फिर रोटरी क्वीन से फिर बाहर कैसे निकल गए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोगों को, दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए, सिखाना चाहिए, लेकिन आप बाहर हो गए, क्या हुआ ऐसा? रोटरी क्वींस में मेरा टेन्योर बहुत अच्छा रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरी एक अलग पहचान बनी, और उसके लिए मुझे रोटरी असिस्टेंट गवर्नर भी बनाया गया। अच्छा। और जैसे कि क्लब नया है, कई लोग वो चीज़ को समझते नहीं हैं, पर कंपटीशन में या जेलसी जो भी बोल लीजिए, थोड़ा सा लेडीज़ में रहती है। तो जब किससे रहेगा? क्या होता है ना, आप जैसे जो चेयर की लड़ाई है, सोच लीजिए, हर कोई वो नहीं समझता कि हमारा टाइम है, हो गया, तो अब नए वाले को अच्छे से करने दें। तो और या तो जैसे मैंने बहुत एक्टिव थी, तो कई लोग जो हमारी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट थी उनको ये बोलते थे कि पायल मैम ने जिस लेवल में पहुंचाया है तो आपको भी उतना करना है, आप उतना एक्टिव नहीं हो। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा आ गया था कि बस मेरा टेन्योर स्टार्ट हो गया, फिर भी लोग पायल पायल कर रहे हैं। तो जैसे नव भारत में एक हॉकी का कुछ था, तो मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया। मैं रोटरी असिस्टेंट गवर्नर भी थी, तो आप क्लब के अलावा भी मेरी डिस्ट्रिक्ट से पहचान थी, पर वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए, बोले कि प्रेसिडेंट मैं हूँ, आपको क्यों बुलाया। अच्छा। तो इस तरीके से ना बहुत सारी चीज़ें, फीमेल ईगो टकराए। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हुई। उसके बाद अंदर अंदर अपनी वो होती है, अपनी टीम रहती है, वो एक ग्रुपिज्म हो जाता है कि पायल का ये तो अपना साजिश हो गई। हाँ, फिर एक नव भारत का ही टूर्नामेंट था, फर्स्ट टाइम लेडीज़ टूर्नामेंट कराए थे, और मुझे क्रिकेट का बहुत शौक, मैं स्पोर्ट्स में ही शुरू से बहुत शौकीन। तो उसमें सामाजिक टूर्नामेंट था, तो अग्रवाल समाज का सबसे फर्स्ट अगर किसी ने रजिस्टर किया था वो तो मैं थी, तो उसमें मैं कैप्टन थी। फिर इन लोग ने भी, रोटरी क्वींस में उस समय मैं थी, इन लोग ने अप्रोच किया कि भाई क्लब का भी करो, तो उन्होंने क्लब का भी कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब मैच हो रहा था ना, तो ऐसा हुआ कि एक मराठी समाज के साथ क्वींस की टक्कर हुई, उन्होंने कंप्लेन की और उनका मैच रद्द हो गया कि उन्होंने रोटरी क्वींस में नेशनल प्लेयर्स को ले लिए जो क्वींस के मेंबर नहीं हैं, उनको रोट्रैक दिखा के, तो उन दोनों का रद्द हो गया था मैच। तो मैंने, जो हमारी प्रेसिडेंट थी, मैंने उनको बोला ये चीज़ कि देखो मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आप लोग गलत कर रहे हो, तो अगर मेरे साथ भी होगा तो मैं भी एज अ प्रेसिडेंट, मतलब एज अ कैप्टन ऑफ अग्रवाल समाज, मुझे भी ऑब्जेक्शन लेना होगा। जब तक आप कर रहे हो, आप देखिए गलत तो कर रहे हो, बट मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कुछ, बट ऐसा मैंने उनको कर दिया था। तो उन्होंने क्विट भी कर लिया था, फिर बाकी मेंबर्स बोलेंगे नहीं नहीं करके। तो एट लास्ट क्या हुआ, उनको खेलने नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके पास
मेंबर्स नहीं हैं तो कोई बात नहीं, 8 मेंबर्स के साथ खोलो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास जितने मेंबर्स हैं। तो एट लास्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो लोग नहीं माने, बोले जो हम लाए हैं नेशनल प्लेयर्स उनके साथ ही खेलेंगे रोड ट्रैक बना के। तो उसका ये हुआ कि ये नव भारत का टूर्नामेंट था, पर सबने इतना ईगो में ले लिया, जो 8 प्लेयर्स थे क्वींस के, उन लोगों ने पूरी बात की कि पायल के कारण हमको खेलने नहीं मिला, हमारी पब्लिक इमेज स्पॉइल हुई। तो एक मीटिंग कॉल की, 13 का मैच था, 15 को मीटिंग कॉल हुई और पूरी मेरे को तो पता था कि मैं गलत नहीं की हूँ, तो मैंने किसी से कॉल में बात भी नहीं की, कुछ नहीं, मेरे को मीटिंग कॉल की, मैं चली गई वहाँ पे एज जैसे जाना था। तो पता चला पूरी अंदर ही अंदर पूरी पेपर वर्क ये वो और सारे मेजॉरिटी उन्होंने इकट्ठे कर लिए कि इसने पब्लिक इमेज ख़राब की, इसके कारण हमको खेलने नहीं मिला। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि सॉरी बोलो और रिटर्न में हमको लिख के दो कि मैं सॉरी हूँ। मैं बोली कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी जब मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। तो मैंने सॉरी नहीं बोला, तो बस मुझे क्लब से निकाल दिया। तो कितना अफसोस हुआ आपको? आप नहीं बोले कि मैं आई विल सी यू देयर? बहुत गुस्सा था और आप पूरे रास्ते भर मैं रोते रोते आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था कि जिस रोटरी में मैंने इतना काम किया, मैं पास्ट प्रेसिडेंट रही, मैं असिस्टेंट गवर्नर इलेक्ट थी वहाँ पे, और उससे ज़्यादा दुखदाई ये था कि जो 8 लोगों में जो 1-2 ऐसे थे जो मेरे फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से मुझे जानते थे, बट अपनी टीम के साथ उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसके कारण मतलब मेरा साथ नहीं दिया उनने, उनके साथ ही उस समय फॉर अ टाइम बिंग बोलते हैं ना कि दिमाग फिर जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं पूरे रास्ते जैसे कार में बैठी मैं रोते आई, अपने घर में भी मैं कंटिन्यूस 3 घंटे में मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और ऐसा था कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे रोते देख के ना 1-2 लोगों को फ़ोन किए, इनको भी बहुत ज़ोर गुस्सा आया, मैं बर्बाद कर दूंगा। एक होता है ना फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट कि अपनी वाइफ को इतना सैड देखना कि कंटिन्यूस। मेरे फ्रेंड्स आए, मतलब 5-6 फ्रेंड्स, उनको पता चला तो मैं कुछ एक शब्द बोल ही नहीं पाई, सिर्फ मेरे आँख ऐसे थर 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 निकल रहे थे। मतलब शब्द आपके साथ थे? हाँ, शब्द मेरे साथ थे, बहुत पेनफुल था वो। अब याद आता है तो अब कैसा रहता है? अब देखिए, पहले उस समय तो मैंने उसको ब्लैक डे घोषित कर दिया था अपनी लाइफ का। अच्छा। क्योंकि उस समय गुस्सा था, मुझे लगा कि ये सबसे ख़राब चीज़ मेरे लाइफ में जो हो सकती थी मेरे साथ ये हुई है जी। पर जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि जैसे चीज़ें अच्छी हुई कि मैंने एक नया 30 लोगों का क्राउन करके क्लब गठन किया, वो भी कोरोना काल में, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज था, पर लोग मेरे सपोर्ट में आए क्योंकि उनको पता था जो मेरे साथ हुआ है वो गलत हुआ है। तो वो गठन किया मैंने, और क्या बोलना चाहिए कि मुझे ना पब्लिक इमेज कोऑर्डिनेटर बनाया गया पूरे छत्तीसगढ़ का। अच्छा, यहाँ इमेज डाउन है, वहाँ आपको? हाँ, मुझे सिर्फ एक क्लब से पब्लिक इमेज का वो ब्लेम करके कि निकाला, बट मुझे पूरे छत्तीसगढ़ का पब्लिक इमेज कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जिसमें मैं उनके क्लब की भी पब्लिक इमेज कोऑर्डिनेटर थी ना। हाँ, तो बैक टू बैक मुझे असिस्टेंट गवर्नर भी फिर रिपीट किया हुआ। जनरली ऐसा होता नहीं है कि आपको इस ईयर भी बनाया गया, पर मेरा जो काम था कि मैंने अपना इतना डेडिकेशन से किया, और जो मेरा क्राउन हम लोगों ने खोला था कोरोना के टाइम में, 2 दिन में पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम हो गया था, क्योंकि हम लोग इतने लोगों की जान बचाई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पूरा अरेंज करके, तो हर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा था हमारा। तो ये आपकी रोटरी की जर्नी रही जी। आप इसको कैसे देखते हो? आपके साथ जो डाउनफॉल हुआ उसको अब आप कैसे देखते हो? अब मैं उसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ कि मेरे को लगता है अब जो भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता, अब मैं थैंकफुल भी हूँ उनको कि जिन्होंने मेरे साथ ये किया क्योंकि अगर वो नहीं करते मेरे साथ तो मुझे अपना पोटेंशियल नहीं पता चलता, कि मैं वहीं पे सीमित रह जाती, वही बंधन में रह जाती कि नहीं, इससे आगे अपन को कुछ नहीं करना है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी नहीं बना सकते आप। तो उसके बाद मैंने रोटरी क्राउन भी खोला, फिर पायल एक नया सा वेरा भी किया, जो अब जैसे आप आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि मैंने कुछ किया है, तभी आप आए हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया गया है? मैं और किन काम को देख करके, कौन सा काम था जिसको देख करके प्रशासन ने? नगर निगम के मुझे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
जैसे कोरोना काल में भी हमने नगर निगम से मुझे सम्मानित किया गया था कि पूरे कोरोना काल में हम घर से निकल के जब निकल नहीं रहे थे लोग, हम घर में 50-50 लोगों का हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे मिलके पूरा खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और वो सब देखते हुए जब उनको लगा कि ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत है नगर निगम में, तो उन्होंने खुद ही वहाँ से अप्रोच किया मुझे कि हम चाहते हैं कि आप नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बने स्वच्छता अभियान के। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो क्या क्या करते हो, कैसे जागरूक करते हो, कैसे अवेयर कर पा रहे हो? हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं और हमारी एक शॉर्ट मूवी टाइप की बनी हुई है, वो भी उनको दिखाते हैं। सूखा कचरा किस में डालना है, गीला कचरा किस में डालना है, और ऐसे करके सारे स्कूल्स में जाते हैं। प्लस हमने रिवर व्यू है, उसमें हमने बहुत अच्छी वहाँ पे सफाई की थी, और हमने पूरा स्लोप है, आप देखेंगे रिवर व्यू में हमने चेन बनाया था। अच्छा। कि ऐसे हम पैर जमा करके एक इधर ऐसे करके खड़े हुए थे, और ऊपर से लेके नीचे तक हम पहले क्या कर रहे थे कि एक जन जा रहा था ऊपर चढ़ा रहा था, उसमें गिरने का भी डर था। हाँ, चेन बना लिया था। तो हमने चेन बना लिया, तो नीचे से कोई देता तसला, फिर हम उसको ऊपर पास करके ऐसे हमने रिवर व्यू की बहुत पूरी अच्छी क्लीनिंग की, छठ घाट की सफाई की, और स्मृति वन है वहाँ पे भी हमने किया था। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ हमारी टीम जाती है हम लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। अच्छा, बताते हैं कि आप बचपन में पैसे खर्च करने को लेकर के काफ़ी आप थोड़ा सा कहें तो कंजूस टाइप का आपका स्वभाव रहा। हाँ। लेकिन अचानक से अब आप नीडी लोगों के लिए अपने खजाने को खोल रखे हैं क्या? देखिए, बचपन ना बहुत मासूम होता है। अच्छा। है ना कि और अब आप मासूमियत नहीं है। हाँ, मासूमियत दूसरे टाइप की है। अब अवेयर भी हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। पहले कई बार मासूम होते हैं ना, तो हमको लगता है सिर्फ अपना अपना दिखता है। तो कंजूस थी मैं, काफ़ी कंजूस थी इनफैक्ट, कि जैसे हम मंदिर जा रहे मम्मी के साथ, मम्मी सबको दे रही, तो मम्मी एक ही चढ़ा दो ना, आप क्यों इतना सारा चढ़ाना है। तो मेरे को बहुत कंजूस बोलते थे। बट ये हृदय परिवर्तन अपने आप हुआ जब मैं लोगों के बीच गई, तो मुझे लगा कि नहीं, इनको ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे जहाँ मेरे से लगता है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं वो तो मैं करती हूँ, उसके अलावा मुझे लगता है कि ये कर्टेल मुझे करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस, और इसको मैं जमा करके फिर मैं जहाँ ज़रूरतमंद होते हैं उन तक पहुँचाती हूँ। अच्छा, अब तक ऐसे कौन कौन से नीडी हैं जिन तक आप मदद अपनी पहुंचा पाए हैं, और जब उन तक आप पहुंच पाते हैं तो उसके बाद की खुशी क्या होती है कि आपका मानो इंतज़ार रहता हो कि पायल मैम आ गए, पायल मैम आ गए? एक तो मैं आपको बताऊंगी, एक 10 साल का बच्चा जिसको कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। तो उनकी मम्मी को कहीं से पता चला कि हम हेल्प करते हैं, तो वो हमारे पास आए थे। उनका आयुष्मान कार्ड से भी इलाज हो रहा था, पर अदर एक्सपेंसेस भी आप जानते हैं कि बहुत सारे होते हैं, कि अब उनकी जॉब छूट गई, वो झाड़ू पोछा करती थी। तो उस बच्चे को हमने सपोर्ट किया था। तो इस मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे हस्बैंड को हुई थी, मैं आपको बता रही हूँ। वो आई थी घर में मिठाई का डब्बा लेके। अच्छा। और उस वक्त मैं घर पे नहीं थी, तो शब के पास आए। शब को पता भी नहीं था कि मैं मदद कर रही हूँ ऐसी कुछ, और वो अचानक से आई, हमको मैम से मिलना है, मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया है, रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, और मेरे लिए तो मैम भगवान है। शब मेरे को वहाँ से फ़ोन किए और मेरे से बात करवाए। तो उनको तब एहसास हुआ कि मेरी वाइफ और क्या करी है। ऐसे हो चुका था, बट फिर भी जब आप अपने मतलब दूसरों से जब सुनते हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे कई होते हैं, जैसे हमने बच्चों को पिकनिक लेके जाते हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं जस्टिस संखा मेमोरियल स्कूल के, तो हम जाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं। जब मैं स्कूल विज़िट करती हूँ ना, तो लोग बहुत खुश होते हैं कि आए हैं। तो उनका एक्सप्रेशन, उनका कुछ साइन लैंग्वेज होता है, ऐसे ऐसे करके उन लोग अपनी हैप्पीनेस जताते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसे करते हैं, वो लोग खुश होते हैं। अच्छा, और भी जो स्लम एरिया के लोग हैं उनके पास भी आप जाते हैं, उनको किस तरह की मदद आप पहुंचा पा रहे हैं? आपको किस तरह मदद और सोशल वर्क को लेकर के खास तौर पे जाना भी जाता है? हाँ, बच्चों के एजुकेशन के लिए बेसिकली मुझे जाना जाता है कि हम लोग बच्चे जो बहुत नीडी होते हैं, जहाँ तक हो सकता है हम लोग पहले पता करते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, कई लोग जानते हैं कि कर रहे हैं, तो ऐसे भी आ जाते हैं जिनको उतना नीड नहीं होता है। तो हम लोग को, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनसे मिलें पहले, जो आए हैं, और उनसे मिल के जाने कि एक्चुअली उनके क्या प्रॉब्लम है और क्या करना चाहिए उनके लिए। तो हाल फिलहाल में एक मुस्लिम लेडी हैं जिनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो मदर भी उनकी सिक हैं, बेड में हैं। तो
80 साल के बुज़ुर्ग उनके फादर हैं, जो मतलब भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, भिक्षुक है। तब मैंने उनकी बच्ची का एडमिशन कराया, उसको आने जाने के लिए साइकिल दी, ताकि वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आगे जी सकें। तो कितना सुकून आप खुद को दे पाते हो, क्योंकि एक अच्छी मदर भी आप हैं, एक अच्छी वाइफ भी आप हैं, सोशल भी आप हैं, और सारा कुछ अपने फ्रेंड्स के लिए तो आप उनकी जान हो। आप कितना सुकून दे पाते हो आप इन सब चीज़ों से, और टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं? देखिए, जब मुझे पता है कि आज मुझे कहीं जाना है, आपको घर भी देखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ छाड़ के निकल जाओगे, तो जब मुझे पता होता है तो मैं उसी हिसाब से प्लान करती हूँ। वैसे मैं जनरली 5 बजे उठती हूँ, वो मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो मैं थोड़ा और अर्ली उसको करती हूँ, अपना ड्यूटी निभा के जाती हूँ, ताकि कि किसी को कंप्लेन ना रहे मेरे लिए। तो इस तरीके से हो जाता है, जब आप जहाँ बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, बस वही है। और क्या करने का आपका सपना है? क्योंकि एक आपको तो बनना था फैशन डिज़ाइनर, जी। आप फैशन डिज़ाइनर बन नहीं पाए। उसके बाद अब आपने तय किया कि मुझे सोशल वर्क पर जाना है। ठीक है, आप सोशल वर्क कर रही हैं, लेकिन अब आप और क्या करना चाहती हैं? आपको लगता है कि आप सही मुकाम पे पहुंच चुके हैं, नहीं, या अभी भी लोगों की मदद करने के लिए? अभी भी बहुत मैं कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि अभी लिमिटेड हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तो हम जितना कर सकते हैं उतना करते हैं। तो आगे मेरा मन है कि कुछ ऐसा बड़ा करने के लिए कुछ गवर्नमेंट हेल्प लूँ, और एक मेरा एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मन है कि रिक्रिएशन रूम जैसा उनका बने, जो अच्छी फैमिली से भी। क्या होता है, जो पुअर फैमिलीज हैं, वो लोग फिर भी कैसे ना कहीं से वृद्धाश्रम है, यहाँ वहाँ हो जाता है, बट कई बार क्या देखा जाता है, मिडिल क्लास की फैमिली या थोड़ी अपर फैमिली है, हस्बैंड चले गए, वाइफ अकेली रह गई, तो बहुत लोनलीनेस फील होता है उनको। तो मेरा एक मन है कि उनके लिए एक ऐसा रिक्रिएशन सेंटर मैं बनाऊं, जिसमें वो जाके टाइम स्पेंड करें, फ्रेंड्स बने आपस में। और जो बच्चे को अभी हम जैसे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसमें भी मेरा मन है कि साल में एटलीस्ट, अभी हमने 9 बच्चों को अडॉप्ट कर चुके हैं एजुकेशन के लिए, कम से कम 50 बच्चे हो जाएं। अच्छा, 50 बच्चों को अडॉप्ट करके फिर कहाँ उनकी स्टडी वगैरह क्या कैसा रहेगा? जी, शेल्टर कुछ बनवाएंगे? नहीं, शेल्टर नहीं, जैसे जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं, अब वो पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ख़राब है या जो भी कारण है, तो उनके बच्चों का फ़ीस हम जमा करते हैं, और उनसे बीच बीच में हम मिलते रहते हैं, उनको एनकरेज करते रहते हैं कि जैसे हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप उस लायक बने कि आप भी आगे जाके 4 लोगों की मदद कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि जैसे एक मिंत्रा पात्रे हैं, जो ना कमर से उनको पूरा पोलियो है, तो उनको हमने ई ऑटो दिया, हैंड वाला बना के उनका मॉडिफाई करा के। हाँ, मॉडिफाई करा के, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे दीदी, आप फ्री ट्यूशन्स का मेरा मन है कि बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन क्लासेस हो, अदर एक्टिविटीज़ हो, जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा उनको और अच्छे से ग्रूम अप करने के लिए। तो वो बोलती हैं कि दीदी अगर ज़रूरत होगी तो मैं उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ा दूँगी। तो मैं जिनको भी हेल्प करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर हम इतना करें, आप इतना करो, पर करो, ताकि तो वो चेन टूटे मत। आप जैसे हम देखते हैं कि सेंटा आते हैं, लोगों की विश पूरी करते हैं, उनके लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं बच्चों के लिए। इस तरीके की चीज़ें आप जब गिफ्ट लेकर के जाते हैं, लोगों में बांटते हैं, बच्चों में बांटते हैं, तो क्या रहता है, कितना इंतज़ार? फिर वहीं पे आता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे, वेट करते हैं कि दीदी आ रही हैं, और बहुत उन लोग जो प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं ना, उससे जो सुकून आप बोलते हैं ना, वही वो सुकून है। और जो घर में आके तुरंत आपको नींद पड़ जाती है, वो ही सुकून की चैन है। तो रोटेरियन में भी आप रहते रहते आपने बहुत सारी चीज़ें आपने की, लेकिन फिर भी कोई कसक, एक ऐसी कुछ कसक होती है कि यार मुझे ये करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ अलग करना है, इसीलिए आपने अपने नाम के भी साथ एक नया सवेरा एक संस्था शुरू की है। उसमें क्या आप देख रहे हैं, किस तरह की और आगे आप उसमें कुछ बना पाएंगे आप? देखिए, मेरी कोशिश जारी है, अंदर मेरी बहुत सारी, मेरे दिमाग में कुछ है, जैसे मैंने आपको एक बताया, तो उसमें मैं प्लान कर रही हूँ उसको अच्छे लेवल में करने का। पर कोई भी चीज़ें होती है, वो शुरुआत धीरे से ही होती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है, पर ज़रूरी वो है कि मैं करूँगी आगे जाके। और हस्बैंड कहते हैं कि किसी की भी सफलता के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, हस्बैंड का कितना हाथ और साथ है?
काफ़ी हद तक साथ रहता है। देखिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली थोड़ी बहुत तो इग्नोर होती है, तो उस इग्नोरेंस को सहन करना भी, वो भी एक सपोर्ट है। क्योंकि जब आप वापस घर लौटो, अगर गुस्सा वाला फेस देखो तो आपको मज़ा नहीं आएगा कि आप बाहर को तो खुश कर रहे हो पर अपनी फैमिली कहीं ना कहीं वो हो रही है। तो इनिशियली वो भी होता था, बट अब धीरे धीरे वो लोग भी समझ गए हैं कि इसकी खुशी भी इसमें है और हमारे को भी जो टाइम मिल रहा है वो इनफ है। तो एक ख़ास तौर पे देख पा रहे हैं कि अभी कुछ सालों में जो महंगाई जो चरम पर आई है, एक महंगाई के कारण पर थोड़ा सा लोगों की जो बजट हैं वो गड़बड़ा गए हैं। ऐसे समय पे भी सोशल वर्क के काम को लेकर के कितना हिम्मत जुटा पाते हैं? देखिए, जब आप कुछ ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है तो ऑटोमेटिकली पूरी कायनात लग जाती है आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैंने नहीं सोचा था कि 9 बच्चों को हम कर लेंगे इतनी जल्दी। अभी जैसे इस ईयर का 50 लोगों का टारगेट मैंने सोचा है, तो बट कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ जाता है। जैसे मेरा होता है, मैं सिंपली स्टेटस में डाल देती हूँ तो लोग उसको पढ़ के, कई लोग फ्रंट लाइन में नहीं आना चाहते, तो पर अपने आप चीज़ें मेरी, तो थैंक्स टू गॉड कि मैं जो भी सोचती हूँ मेरा वो हो जाता है। अच्छा, दोस्तों के बीच आप काफ़ी फेमिलियर हैं, दोस्त आपको कहते हैं कि आप अगर पहुंच गए तो फिर माहौल चेंज हो जाता है, क्या है? मैं थोड़ी सी बताई ना आपको, नॉटी हूँ, मस्ती वाली हूँ, तो फ्रेंड्स को रहता है कि मैं वहाँ मेरा प्रेजेंस रहे, क्योंकि मैं फ़न ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करती हूँ कि मज़ा आता है फ्रेंड्स को, और फ्रेंड्स के बीच में किसको मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स के बीच में किसको मज़ा नहीं आएगा। तो जिद जब जुनून बन जाए तब वो अभियान कब बन जाता है इस बात का पता ही नहीं चलता। और किसी ने क्या खूब कहा है कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक इसी लाइन को लेकर के आज की हमारी जो गेस्ट खास पायल लाड जी रही, वे इसी लाइन को लेकर के अब लोगों के बीच में समाज सेवा कर रही हैं, और वो लोगों की कैसे मदद आ पाएँ इस मिसाल को लेकर के लगातार अपनी एक अलग पहचान पूरे छत्तीसगढ़ और बिलासपुर में बना करके रखी हुई हैं। तो हम भी पूरी बिंदासपुर की टीम इन्हें कहेगी कि पायल जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और आज अपना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।